Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agarwal. Today's topic is factor affecting development of new drug, which is taken from medicinal chemistry, MSc 4th semester chemistry. First of all, we are going to discuss about synopsis, in which we will study introduction of drug, factor affecting development of new drug, in which we will study medicinal objective, ability of chemist, screening facility, development facility, cost of drug developed. Then lead compound, source of lead compound, which is of two types: natural source, synthetic source, conclusion and reference. फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग में सबसे फर्स्ट तो क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन इसका देना होगा। तो इस ये जो है ये टॉपिक जो है वो ड्रग डिज़ाइन का है, जिसका मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर चुका है, जिसमें ड्रग का इंट्रोडक्शन टू ड्रग करके है वो वीडियो। उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है ड्रग के बारे में, ड्रग क्या होता है, ड्रग कितने टाइप्स का होता है, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं और उनको यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, वो सारा चीज़ मैंने उस वीडियो पे बता दिया है। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में अगर चेक करेंगे तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। फिर वो इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद आप फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे है टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ एन एटम, ग्रुप और केमिकल एंटिटी इन अ कंपाउंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स क्लिनिकल यूज इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। तो क्या पढ़ना है यहाँ पर कि नए ड्रग, न्यू ड्रग जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है जब भी, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि न्यू ड्रग कैसे डेवलप हो रहा है, वो होता क्या है। ठीक, तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी एटम, ग्रुप या फिर केमिकल एंटिटी का एडिशन या फिर सब्सटीट्यूशन होता है कंपाउंड में। मीन्स कोई भी कंपाउंड है, उसमें कोई भी ग्रुप, एटम या फिर केमिकल एंटिटी को हम ऐड करते हैं या तो सब्सटीट्यूट करते हैं क्लिनिकल यूज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग बोलते हैं। तो जब भी न्यू ड्रग का डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे फैक्टर जो रहते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि मेन जो है वो 5 फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट है मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है एबिलिटी ऑफ द केमिस्ट, थर्ड स्क्रीनिंग फैसिलिटी ऑफ ड्रग्स, फोर्थ डेवलपमेंट फैसिलिटी एंड फिफ्थ है कॉस्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। तो ये सारे जो थे वो मेन पॉइंट है, आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव। मेडिसिनल रिक्वायरमेंट अफेक्ट द सक्सेस और फेलियर इन डेवलपिंग ऑफ अ न्यू ड्रग। द ग्रेटर द मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव, द लेस लाइकली इट इज़ फॉर अ न्यू ड्रग टू बी डेवलप्ड। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मेडिसिनल रिक्वायरमेंट जो होती है, ठीक है, जैसे कि अगर मेडिसिन कुछ अगर कोई मेडिसिन हमको बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो काफ़ी अफेक्ट करती है न्यू ड्रग के डेवलपमेंट में। जैसे अगर रिक्वायरमेंट कोई किसी ज़्यादा चीज़ की और वो हमको कम मिला तो वो वहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है न्यू ड्रग के डेवलपमेंट में। और जितना ज़्यादा मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा वो अफेक्ट करता है, उतना ही कम वो अफेक्ट करता है न्यू ड्रग के डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि हमारी मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव मीन्स अगर मेडिसिनल रिक्वायरमेंट जितना ज़्यादा होगा, है ना, उतना ही कम क्या होगा, ड्रग का फॉर्मेशन हो पाएगा। अगर वो इन मतलब ऐसा है कि रिक्वायरमेंट अगर कम है तब तो वहाँ पे अच्छा ड्रग डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पर तो ड्रग को भी तो डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगेगा ना। इसीलिए ड्रग का को जब डेवलपमेंट करना होता है तो मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर देन सेकेंड दिया एबिलिटी ऑफ द केमिस्ट। तो सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कंपाउंड एज मेडिसिन डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी प्रेजेंट इन अ स्किल्ड केमिस्ट। एबिलिटी ऑफ केमिस्ट में क्या बोल रहा है कि केमिस्ट इन द सेंस कि जो ड्रग बना रहा है, ठीक है। तो जब भी सिंथेसिस या फिर डेवलपमेंट होता है किसी भी नए ड्रग का, जैसे कि मेडिसिन का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, मेडिसिनल केमिस्ट की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। एबिलिटी इन द सेंस वो उसकी कैपेसिटी, वो कैपेबल है कि नहीं है बनाने के लिए। तो उस चीज़ को देखने के लिए कुछ चीज़ें होती है, कैरेक्टर्स होते हैं जो उस स्किल्ड केमिस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, उसको केमिस्ट्री सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए उस केमिस्ट को। सेकेंड है नॉलेज अबाउट बायोलॉजी टू द डिसीज्ड स्टेट फॉर विच दी थेरेपीज़ आर बीइंग कंसिडर्ड। और फिर बायोलॉजी से रिलेटेड भी उसको नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे कि अगर ड्रग बना रहे हैं तो कौन सी डिसीज़ के लिए बना रहे हैं,
कौन सी थेरेपी उसमें कब हम यूज़ कर सकते हैं, तो उस वजह से उसको बायोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, और उसको उसके पास नए नए आइडियाज़ भी आने चाहिए। एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड प्लान द रिसर्च प्रोडक्ट टू गेट मैक्सिमम सक्सेस, और उसके पास केमिस्ट जो है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइज और प्लान करने के लिए रिसर्च प्रोडक्ट मैक्सिमम सक्सेस के लिए। क्योंकि जब भी हम कुछ अगर बनाते हैं या फिर करते हैं या फिर नॉर्मली स्टडी भी करते हैं, तो हमको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है कि एबिलिटी चाहिए। अगर कोई स्टडी प्लान बना ही नहीं पा रहा है तो वो स्टडी करेगा कैसे। इसीलिए जब भी ड्रग का डेवलपमेंट होता है, तो अगर वो प्लान बना ही नहीं पा रहा है कि उसको बनाना कैसे है करके, तो वो उसके कैपेबल नहीं होता है ड्रग को फॉर्म करने के लिए। तो ये जो थी चार स्किल्ड ये स्किल जो चार कैरेक्टरिस्टिक थे, ये एक केमिस्ट में होना ज़रूरी होता है। देन थर्ड इज़ स्क्रीनिंग फैसिलिटी ऑफ ड्रग। स्क्रीनिंग फैसिलिटी ऑफ ड्रग मीन्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रग डिपेंड अपॉन सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ड्रग का डेवलपमेंट करना होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल स्क्रीनिंग कर सकें। तो वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। फर्स्ट है यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ स्क्रीनिंग टू इवेल्यूएट लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। स्क्रीनिंग की कैपेसिटी जो है वो स्क्रीनिंग के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को इवेल्यूएट कर सके। मीन्स एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड को वो स्क्रीन कर सके। फिर सेकेंड है द टेस्ट सिस्टम विच इज़ एबल टू डिटेक्ट पोटेंशियली एंड क्लिनिकली यूजफुल ड्रग। तो टेस्ट सिस्टम, ऐसा टेस्ट सिस्टम जो कि पोटेंशियली और क्लिनिकली यूजफुल ड्रग को टेस्ट एबल रहे डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनिंग फैसिलिटी मीन्स दो चीज़ की हमको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि एक तो फर्स्ट वहाँ पे दिया हुआ था कि उसकी कैपेसिटी, कि वो कितने टाइम पे ही कितने ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल को वहाँ पे स्क्रीन कर सकती है। एंड सेकेंड वहाँ पर देगा तो उसके एक टेस्ट सिस्टम जो कि क्लिनिकली और पोटेंशियली यूज़फुल ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए एबल हो। फिर फोर्थ दिया डेवलपमेंट फैसिलिटी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि टू डेवलप अ न्यू ड्रग देयर शुड बी हेल्दी इन्वायरमेंट विद ऑल फिजिको केमिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है जब भी हमको न्यू ड्रग डेवलप करना होता है तो वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए सब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। मीन्स अगर हम ऐसा होता है ना कि अगर हम नॉर्मल स्टडी भी करते हैं तो हमको पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो वैसे ही अगर हम ड्रग का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट और सारी केमिकल फैसिलिटीज़ की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट दी mode of action of bioactive compound. The relevant auxiliary assistance such as biochemistry, biotechnology and microbiology department are essentially required। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो बायोएक्टिव कंपाउंड के मोड ऑफ एक्शंस होते हैं, ठीक है, बायोएक्टिव कंपाउंड्स को जनरली यूज़ करते हैं ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए। तो उनके जो मोड ऑफ एक्शन होते हैं वो उनके पास क्या होना चाहिए, कुछ असिस्टेंस होना चाहिए, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये तीन डिपार्टमेंट जो होते हैं वो मस्ट होते हैं किसी भी ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। तो जब भी ड्रग हम डेवलप करते हैं तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे कॉस्ट लगेगा ही ना, तो उसी पॉइंट को यहाँ बताया है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ड्रग द रूट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड शुड नॉट बी टू कॉस्टली। क्या बोल रहे हैं इसमें कि जब भी न्यू ड्रग का डेवलपमेंट होता है तो जिस रूट से वो जो कंपाउंड है वो बन रहा है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो इफ़ द कंपाउंड इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपेंसिव प्रोसेस then the cost of the manufacturing may also increase, hence the cost of drug into market में rise। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपेंसिव प्रोसेस से अगर कंपाउंड प्रिपेयर होता है तो उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो उसका मार्केट में कॉस्ट जो है ड्रग का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जितनी ज़्यादा कॉस्टली अगर कोई ड्रग होती है वो उतनी ही कम सेल होती है। इसीलिए जब भी हम ड्रग डेवलपमेंट करते हैं तो हमको कॉस्ट का ध्यान रखना चाहिए कि जिस सिंथेसिस, जिस मशीन से या फिर जिस प्रोसेस से वो बन रही है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, और ऐसा हो कि सारे लोग उसको ख़रीद सके, अफोर्डेबल हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव वो नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर एक टेबल मेंशन किया हुआ है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ड्रग इज समराइज्ड बिलो। ठीक है, जो अगर न्यू ड्रग को प्रोड्यूस करने का जो एवरेज कॉस्ट होता है ना, उसको इस टेबल में दिखाया है। ईयर जैसे 1970, 1990 और 1991 में जो एवरेज कॉस्ट लगा था न्यू ड्रग को डेवलप करने में US डॉलर में, उसका यहाँ पे प्राइस बनाया है। तो जैसे अगर आप कॉस्ट ऑफ ड्रग को वहाँ पे बताते हो तो आप इस वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ जो अमाउंट है उसको भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो अभी जो था वो था फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, जिसमें 5 मेजर पॉइंट्स जो थे उनको स्टडी किए। ठीक है, अब इसी से कंटिन्यू करते हैं लेड कंपाउंड, लेड जनरेशन सोर्स एंड लेड मॉडिफिकेशन को, जो कि इसी के ही अंडर आएगा। जैसे अगर क्वेश्चन अगर आता है फैक्टर अफेक्टिंग तो वो तो अलग लिखना है, लेकिन अगर साथ में आता है लेड कंपाउंड, लेड जनरेशन सोर्स एंड लेड मॉडिफिकेशन, तो उसमें आप ये आंसर लिख सकते हो। और यह आंसर जो रहता है वो 2-3 मार्क्स में भी कई बार पूछ लेता है लेड कंपाउंड करके। तो अभी इसको स्टडी करते हैं कि लेड कंपाउंड क्या होता है, उसका सोर्स क्या होता है और उसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है। A lead compound is the starting point when designing a new drug. The lead compound should consist of those properties which are important for a drug, for example therapeutical properties. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लेड कंपाउंड होता है क्या है, तो लेड कंपाउंड एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब हम कोई भी केमिस्ट जो है वो न्यू ड्रग को अगर डिज़ाइन करता है तो उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो लेड कंपाउंड होता है। ठीक है, और लेड कंपाउंड जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ कंसिस्ट करता है जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं ड्रग के फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज़। तो मतलब लेड कंपाउंड जो रहता है वो किससे कंसिस्ट होता है, थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज से कंसिस्ट होता है। लेड कंपाउंड में बी ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज, और लेड कंपाउंड जो है वो या तो फिर नेचुरल या तो फिर सिंथेटिक सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होता है। दे मे ऑल्सो बी डिज़ाइंड यूजिंग कंप्यूटर मॉडलिंग और NMR स्टडीज़ to detect and identify lead compound. Several specific tests are required. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर लेड कंपाउंड जो जनरली ऑब्टेन्ड होता है नेचुरल या फिर सिंथेटिक सोर्स से, लेकिन अगर वो और डिज़ाइंड हो सकता है कंप्यूटर मॉडलिंग से या फिर NMR स्टडीज़ से। NMR मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्टडीज़ से। और अगर हमको लेड कंपाउंड को डिटेक्ट करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है तो काफ़ी सारे टेस्ट जो रहते हैं वो स्पेसिफिक टेस्ट जो रहते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। This test could be designed to detect physiological effect and give the information about the binding of the compound with a macromolecular target such as a receptor. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं, तो ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें फिजियोकेमिकल इफ़ेक्ट को। और ये टेस्ट हमको क्या करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपाउंड जब मैक्रोमोलिक्यूलर टारगेट के साथ बाइंड होता है। ठीक है, जैसे कि रिसेप्टर, तो उनके बारे में ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ड्रग डिज़ाइन एम्स टू इम्प्रूव द डिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ द लेड कंपाउंड एंड टू रिमूव द कंसिडरेबल इल इफेक्ट। और ड्रग डिज़ाइन का मेन एम क्या होता है, वो ये होता है कि वो इम्प्रूव भी करता है और रिमूव भी करता है। तो इम्प्रूव क्या करता है, तो लेड कंपाउंड के जो डिज़ायरेबल इफेक्ट है, मीन्स लेड कंपाउंड में अगर जो भी इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो डिज़ायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, उनको वो इम्प्रूव करते हैं। और जो इल इफ़ेक्ट होते हैं, जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, उसको वो रिमूव करते हैं। ये मेन एम होता है ड्रग डिज़ाइन का। नाउ वी विल डिस्कस सोर्सेज ऑफ लेड कंपाउंड। ठीक है, लेड कंपाउंड तो क्या होता है वो पढ़ेंगे कि सोर्स क्या क्या होते हैं लेड कंपाउंड के। तो उसी में स्टडी किए थे कि सोर्स जो होते हैं लेड कंपाउंड के वो 2 टाइप के होते हैं, एक होगा नेचुरल सोर्स और एक होता है सिंथेटिक सोर्स। फर्स्ट है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स आर वेरी रिच मीडिया ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेड कंपाउंड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि नेचुरल सोर्स जो रहता है वो वेरी रिच मीडिया होता है लेड कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ लेड कंपाउंड का। मीन्स नेचुरल सोर्स से ही सबसे ज़्यादा लेड कंपाउंड जो है वो मिलते हैं। प्लांट, ट्रीज, हर्ब्स एंड वेरियस एनिमल्स सच एज स्नेक, लिजार्ड, फ्रॉग, फिश, स्पाइडर, इंसेक्ट, फंजाई एक्सेट्रा हैव ऑल yielded several lead compound which have resulted in therapeutically and क्लिनिकली यूजफुल ड्रग। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्लांट, ट्री, हर्ब्स और वेरियस एनिमल्स, तो कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं। ये सारे क्या करते हैं, काफ़ी सारे लेड कंपाउंड को इल्ड करते हैं, मीन्स उसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ थेराप्यूटिकली और क्लिनिकली हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे लिए वो यूज़फुल होते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन हैज़ लॉन्ग बीन अ सोर्स ऑफ बायोलॉजिकली active compound for the development of new drug.
बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड कैन आइदर बी यूज्ड डायरेक्टली और थ्रू लेड कंपाउंड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो मेन सोर्स होता है बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड का, और अगर न्यू ड्रग का हमको डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड जो है या तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं नए ड्रग के डेवलपमेंट के लिए, या फिर हम उसको लेड कंपाउंड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल मेंशन है जिसमें कि नेचुरल सोर्सेज हैं और ड्रग्स हैं और क्लास ऑफ ड्रग्स है। मीन्स नेचुरल सोर्स की ड्रग्स कहाँ कहाँ से आते हैं, और ड्रग्स भी दिया है कि कौन कौन से ड्रग होते हैं, और फिर दिया है क्लास ऑफ ड्रग्स जो कि किस किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं। जैसे फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज में फर्स्ट है बार्क ऑफ किनकोना ट्री, और वो ड्रग कौन सा देता है तो क्वाइनिन वो ड्रग देता है, और उसका क्लास ऑफ ड्रग क्या होता है एंटी मलेरियल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 6-7 सोर्सेज दिए हुए हैं और ड्रग्स हैं और उनके क्लास ऑफ ड्रग है, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। अगर नेचुरल सोर्सेज में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे इसको भी बता सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और इनसे ये ड्रग्स आते हैं, और ये ड्रग्स जो है वो किन किस क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर है सिंथेटिक सोर्स। देयर आर सेवरल सिंथेटिक कंपाउंड विच हैव थेराप्यूटिक क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड हैव प्रूव्ड टू बी यूजफुल लेड कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं सिंथेटिक सोर्स में ये बोल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जिनके पास थेराप्यूटिक क्लिनिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। ठीक है, और ये प्रूव्ड होते हैं एज अ यूजफुल लेड कंपाउंड। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज प्रोटॉनसिल. It was synthesized as a dye but was the lead compound for the development of sulfonamides and act as the antibacterial drug। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है सिंथेटिक सोर्स का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो रहता है वो रहता है प्रोटॉनसिल। ठीक है, वो प्रोटॉनसिल रहता है जो कि सिंथेसाइज्ड होता है एज ए डाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको यूज़ करते हैं एज ए लेड कंपाउंड सल्फोनामाइड ड्रग के डेवलपमेंट के लिए, और ये एक्ट करता है एज द एंटीबैक्टीरियल ड्रग। ये प्रोटोसेल का डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये ऑल ओवर था किसका फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, जिसमें कि 5 पॉइंट्स जो थे मेजर पॉइंट उसको स्टडी किए। देन लेड कंपाउंड एंड सोर्स ऑफ लेड कंपाउंड जो कि 2 टाइप से होता है, एक नेचुरल सोर्स एंड सिंथेटिक सोर्स। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकता है, और अगर PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक का सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।